कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। एक लड़का साइंस लैब में आता है और बोलता है, सैनकू, मैंने अपना मन बना लिया है। आखिरकार 5 साल बाद मैं यूजुरिहा को अपने दिल की बात बता दूंगा। सैनकू जवाब देता है, बहुत बढ़िया, पर मैं अभी लैब से नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ से मैं तुम्हारे लिए इतने जोर से चीयर करूंगा कि मेरा गला फट जाएगा। लड़का बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सैनकू जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गधे के लिए जरा सा भी न चिल्लाऊं। तुम उसको 5 साल से पसंद करते हो पर अभी तक कुछ नहीं बोल पाए। पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आएगा। ये देखो, मैंने एक ड्रग बनाया है। इसको तुम लव पोशन भी कह सकते हो। ये तुम्हारे फेरोमोन लेवल को बढ़ा देगा, जिससे 10 बिलियन% चांस है कि तुम उसका दिल जीत सकते हो। लड़का ड्रग गिरा देता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं ये अपने तरीके से करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। बाकी के बच्चे पूछते हैं, सैनकू, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने लव पोशन बनाया है? सैनकू कहता है, अरे अपना थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ गैसोलीन है। मैंने इसे प्लास्टिक बोतल कैप से बनाया है। एक लड़का पूछता है, अगर ताइजू ये पी लेता तो मर जाता ना? इस पर सैनकू जवाब देता है, मुझे 10 बिलियन% भरोसा था कि वो इसे नहीं पिएगा। वो गधा है पर सीधा लड़का है। नीचे स्कूल के ग्राउंड में यूजुरिया एक पेड़ के पास खड़ी होके पेड़ की टूटी डाली पे अपना स्कार्फ बांध रही होती है। ताइजू उसके पास जाके बोलता है, मुझे माफ़ कर देना देरी के लिए। यूजुरिया कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे। ऊपर साइंस लैब में 3 लड़के ताइजू पे सट्टा लगा रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, मेरे 100 रुपये कि वो इसका दिल तोड़ देगी। दूसरा बोलता है, मेरे 300 रुपये, वो इसको रुला देगी। तीसरा बोलता है, मेरे 500, वो इसको थप्पड़ मारेगी। सैनकू बोलता है, मैं 10,000 लगाता हूँ कि वो भी इसको पसंद करती है। तीनों लड़के ये सुन के हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही ताइजू कुछ बोलने लगता है, उसको एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जो थोड़ी देर में पूरी धरती पर फैल जाती है। ताइजू यूजुरिहा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, जल्दी पेड़ को पकड़ लो। और थोड़ी देर में पूरी धरती के लोग पत्थर में बदल जाते हैं। ताइजू जो पत्थर का है, वो अंदर ही अंदर चिल्लाता है कि मैं नहीं मरा, मुझको जगे रहना होगा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। जगे रहो, मुझे पक्का भरोसा है कि यूजुरिहा भी सेफ होगी। मैं बुजदिल की तरह नहीं मर सकता, मुझे उसको अपने दिल की बात बतानी होगी। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बिल्डिंग टूटने लगती है, बांध टूट जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। ताइजू बोलता है कि पता नहीं कितने महीने, साल या फिर सदी बीत गई, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ भी करके इससे बच निकलूंगा और यूजुरिहा को अपने दिल की बात बता दूंगा। बहुत समय के बाद शहर जंगल में बदल जाते हैं और ताइजू एक गुफा में पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर बूंद बूंद करके कुछ गिर रहा होता है। अचानक उसके ऊपर के पत्थर में दरार पड़ जाती है और ताइजू बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो चिल्लाता है, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया और अब मैं हिल सकता हूँ। गुफा से बाहर निकल के ताइजू देखता है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सभी पत्थर के बने हुए हैं। कितना भयानक है ये। पता नहीं कितना समय बीत गया। ताइजू कुछ पत्तों से खुद को ढक लेता है और नदी के साथ साथ चल के यूजुरिहा को ढूंढने निकल पड़ता है और यूजुरिहा के साथ बिताए हुए पल याद करता है। थोड़ी देर बाद यूजुरिहा स्कूल के पेड़ के पास मिलती है। ताइजू इस पेड़ का शुक्रिया करता है कि तुमने इसको बचा के रखा। ताइजू यूजुरिहा को बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ और अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि उस दिन मैं क्या कहने वाला था, और रोने लगता है। ताइजू बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पिछले 100 और हज़ारों सालों से। ताइजू उठता है और ये बोलता है कि मैं तुमको कैसे भी करके ठीक कर दूंगा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पे लिखे हुए मैसेज पे पड़ती है। मैसेज में लिखा होता है, नदी की धारा का पीछा करते हुए नीचे आओ गधे। ताइजू वैसा ही करता है और नदी की धारा के साथ साथ चलने लगता है और वो सैनकू को एक पेड़ के ऊपर खड़ा पाता है। सैनकू बोलता है, आखिरकार तुम उठ ही गए गधे। ताइजू सैनकू के ऊपर कूद पड़ता है गले लगाने को, पर सैनकू उसको दूर कर देता है। ऐसे नंगे पुंगे मेरे गले मत लगो वरना मैं तुमको मार डालूंगा। सैनकू बताता है कि आज 5 अक्टूबर 5738 साल है। तुम काफ़ी समय से सोए हुए थे। मैं पिछले 6 महीने से उठा हुआ हूँ और काम कर रहा था। ताइजू पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि आज कौन सा दिन है? सैनकू बताता है कि इसका सीधा सा जवाब है, मैंने हर एक सेकंड को गिना। ताइजू हैरान हो जाता है,
तुम अब तक हर एक पल गिन रहे थे। सैनकू बताता है, मुझे ये याद रखना था। अगर मैं सर्दियों में उठता बिना किसी साधन के नंगा पुंगा तो समझो मेरा गेम खत्म हो जाता। जीने के लिए मुझे वसंत में ही शुरुआत करनी थी। ताइजू सैनकू की रहने की जगह को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, ये सब कुछ तुमने खुद किया, वो भी बिल्कुल शुरू से? सैनकू बताता है कि सिविलाइजेशन को दोबारा बनाने के लिए मुझे मैन पावर चाहिए। इसका मतलब मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे 10 बिलियन% यकीन था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे जैसा ढीठ लड़का जो अपने दिल की बात ना बोल पाया हो, उसको 1000 साल भी नहीं रोक सकते अपने दिल की बात बोलने के लिए। ताइजू बोलता है, आज से तुम दिमाग वाले काम करना और मैं ताकत वाले। तुम भारी काम मुझ पे छोड़ सकते हो। सैनकू बताता है, इंसान को 20 लाख साल लगे स्टोन एज से मॉडर्न एज में आने के लिए, और हमें ये बड़ी जल्दी करना होगा। साइंस की मदद से मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या था और इसको कैसे ठीक करें। भले ही हम हाई स्कूल के बच्चे हैं, पर हम सिविलाइजेशन को दोबारा बिल्कुल शुरू से बनाएंगे। ताइजू फिर अगले दिन खाना लेके आता है और सैनकू उसमें से खाने वाला सामान और जहरीला सामान अलग करने लगता है। मशरूम खाते वक्त ताइजू पूछता है, तुमने इसमें क्या डाला है? सैनकू बताता है, नमक, जो मैंने समुद्र के पानी से निकाला था। ताइजू बोलता है, मुझे तुम्हारे जितना तो नहीं पता, पर मैं जी जान लगा के काम करूंगा, और दोबारा खाना ढूंढने चला जाता है। ताइजू को जंगल में एक हाई स्कूल का सबसे शक्तिशाली लड़का दिखता है जिसका नाम शिशियो सुकासा है। ताइजू वापस गुफा के पास जाता है और एक मिट्टी का बर्तन देखता है। ताइजू बोलता है, मुझे ये सैनकू को बताना होगा कि हमारे अलावा भी कोई जिंदा है। पीछे से सैनकू आता है और बोलता है, ये मैंने ही रखा है गधे। ताइजू पूछता है, क्या इंसानों में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं? सैनकू बोलता है कि हमें और इंसान चाहिए और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तुमको क्या लगता है, सिर्फ 2 लड़के सिविलाइजेशन को दोबारा बना सकते हैं? ताइजू सहमत हो जाता है। सैनकू पूछता है कि क्यों हम 3700 साल बाद आज़ाद हुए और 6 महीने बाद तुम? इस गुफा का इससे कुछ तो संबंध है। और तुमको ये टपकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, ये हमारा मिरेकल लिक्विड है जो बैट गुआनो से बनता है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ताइजू पूछता है, ये क्या होता है? सैनकू बोलता है, मैं तुम जैसे गधे को ये बताने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। फिर दोनों एक पत्थर की चिड़िया पे नाइट्रिक एसिड डाल के देखते हैं, पर कुछ नहीं होता। सैनकू बताता है, मैं इस पे पागलों की तरह काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। मैं जो भी तरीका जानता था मैंने सब इस्तेमाल करके देख लिया, और ज़्यादा जानने के लिए मेरे पास सामान नहीं है। काश मेरे पास थोड़ी शराब होती तो उसको नाइट्रिक एसिड में मिला के मैं नाइटल बना लेता, जिसका इस्तेमाल कंपनियों में ईचिंग एजेंट की तरह होता है। ताइजू बोलता है कि शराब तो अंगूर से बनती है, और अंगूर दिखा के बोलता है, क्या हम इससे शराब नहीं बना सकते? सैनकू खुश हो जाता है और दोनों मिलकर शराब बनाने लगते हैं। सैनकू बताता है, शराब बनाना बड़ा आसान है। पहले अंगूर का जूस निकालो और रोज इसको एक लकड़ी से हिलाओ। अगर हम ये अपने समय में करते तो पक्का अरेस्ट हो जाते। 3 हफ्ते के बाद वो शराब को छान लेते हैं। और ताइजू कहता है कि कम उम्र में शराब पीना तो अपराध है। इस पे सैनकू बोलता है, कोई बात नहीं, हम 3700 साल बड़े हैं। इस पे ताइजू हंसता है, वो शराब पीने लगता है, पर इसका स्वाद इतना खराब होता है कि साथ ही में बाहर निकाल देता है। सैनकू बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, पर मार्केट में मिलने वाली शराब से बहुत खराब है, तो हमको ब्रांडी बनानी होगी, हमको इसको डिस्टिल करना होगा। ताइजू बोलता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। फिर सैनकू उसको समझाता है, पहले इसको गर्म करो, फिर ठंडा करके बूंद बूंद करके निकालो। पुराने लोग इसको मिट्टी के पॉट्स में करते थे, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दोनों कोशिश करते हैं, पर उनका बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन लीक होने लगता है। दोनों दोबारा कोशिश करते हैं, पर काफ़ी समय बीत जाता है और आखिरकार वो ब्रांडी निकाल लेते हैं। फिर वे नाइट्रल एसिड एक चिड़िया के ऊपर डालते हैं, पर कुछ नहीं होता, पर एक पंख ठीक हो जाता है। फिर काफ़ी कोशिश के बाद दोनों दोबारा एक चिड़िया पे ट्राई करते हैं और सैनकू ताइजू को समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो साइंस ना समझ सके। हर चीज़ के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। साइंस वो चीज़ है जो धीरे धीरे और बड़ी कोशिश के बाद मिलती है, और आखिरकार चिड़िया जिंदा हो जाती है। ताइजू खुशी से चिल्लाता है। सैनकू बताता है, उसको पूरा 1 साल हो गया ये एक्सपेरिमेंट करते हुए। धीरे और रोज की कोशिश से ही ये हो पाया है। मैं कल्पना को साइंस से हरा दूंगा। उत्साहित हो जाओ क्योंकि ये रोमांचक होगा। तो सैनकू क्या बोलते हो, सबसे पहले हम किसको जिंदा करेंगे?
सैनकू बोलता है, वैसे तो हमें सबको ही जिंदा करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसको जिंदा करे। लेकिन हमारी वाट लग जाएगी अगर हमने किसी अपराधी को जिंदा कर दिया। मुझे ये चुनने का मन नहीं है कि हम किसे जगाएं, तो ये तुम पर है। ताइजू बोलता है, शुक्रिया दोस्त, और मेरा जवाब तुम जानते ही हो। दोनों यूजिरिहा के पास चले जाते हैं। ताइजू बोलता है, ये चमत्कारी पानी इसके ऊपर डालने से ये ठीक तो हो जाएगी ना? सैन को जवाब देता है, हाँ हो जाएगी। और जैसे ही सैनकू उसके ऊपर चमत्कारी पानी डालने जाता है, ताइजू बोलता है, रुको सैनकू, इसने कपड़े नहीं पहने, इसकी तरफ मत देखो। और सैनकू की आंखों में उंगली मार देता है, हम इसको ऐसे ठीक नहीं कर सकते। सैनकू बोलता है, यहाँ स्टोन वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं। ताइजू बोलता है, नहीं, हम पहले इसको कैंप में लेके जाएंगे और कपड़े पहना के फिर जिंदा करेंगे। और जैसे ही ताइजू यूजुरिहा को उठा के चलता है, एक शेर वहां आ जाता है। दोनों शेर से बच के भागते हैं, पर उनके पीछे और भी शेर लग जाते हैं। भागते भागते सैनकू बोलता है, अगर हम कैसे भी करके कैंप में पहुंच गए तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ भाले ही होंगे और हमारा खेल पहले ही खत्म हो जाएगा। ताइजू यूजुरिहा की मूर्ति सैनकू की तरफ फेंक के बोलता है, तुम नहीं मर सकते, तुम्हारा विज्ञान का ज्ञान इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तुम चले जाओ, मैं कैसे भी करके इनको रोकता हूँ, चाहे मुझे इनका खाना ही क्यों ना बनना पड़े। इस पे सैनकू बोलता है, बिल्कुल नहीं, एक बार लॉजिकली सोच कर देखो, अगर मैं दिमाग हूँ तो तुम उसकी मसल। हम किसी को नहीं खो सकते। अगर हमें इससे भागना है तो हम दोनों ये साथ में करेंगे। ताइजू बोलता है, चलो ठीक है, और दोनों दोबारा साथ में भागते हैं। ताइजू बोलता है, अगर हम उनसे भाग नहीं सकते तो मैंने कुछ सोचा है। मुझे ये अभी कुछ समय पहले ही मिला था। ये स्कूल का सबसे शक्तिशाली लड़का शिशियो सुकासा है। सैनकू सुकासा पे चमत्कारी पानी डाल देता है और उसके ऐसा करते ही शेर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सुकासा उठते ही शेर को इतनी जोर से गुस्सा मारता है कि वो एक ही वार से मर जाता है। बाकी शेर उससे डर के वहां से चले जाते हैं। सुकासा बोलता है, तुम मुझे यहाँ की परिस्थिति के बारे में बाद में बता देना, लेकिन मुझ पर तुम्हारा ये एहसान रहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम दोनों कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। आज से मैं सारी लड़ाई देखूंगा। सुकासा सैनकू से कुछ धार वाली चीज मांगता है ताकि वो शेर की चीरफाड़ कर सके। तीनों वापस कैंप में पहुंच जाते हैं। सुकासा पूछता है, ये सब तुम दोनों ने बनाया? और तुम्हारे पास प्रयोगशाला भी है? पर कोई बात नहीं। और तीनों अपने बारे में अपना परिचय देते हैं। सुकासा पूछता है, तुम लोग क्या खा के जी रहे हो? सैनकू बोलता है, ज्यादातर हरी घास, मशरूम और कभी किस्मत अच्छी हो तो खरगोश का मांस। इस पे सुकासा बोलता है, तुमको अब ऐसे जीने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ हूँ। सुकासा अपने हुनर से सुअर, पक्षी और मछली का शिकार करता है और बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शिकार की कभी कमी नहीं होगी। सैनकू मछली को धुएं से पकाता है ताकि वो इसको बचा के रख सके। इतने में सुकासा एक पत्थर के पास जाके एक घूसे में पत्थर के दो टुकड़े कर देता है और इसके नीचे से एक लड़की की मूर्ति बाहर निकाल लेता है। सुकासा बोलता है, माफ करना अगर मैंने तुमको डरा दिया तो, मुझे ये पत्थर के नीचे दिखी थी। खाना खाने के बाद सैनकू सबसे एक सवाल पूछता है कि तकनीकी सभ्यता के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। सही जवाब देने वाले को 10 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। ताइजू बड़ा सोच के जवाब देता है कि स्मार्टफोन। सैनकू ताइजू पे चिल्लाता है कि तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। सुकासा बोलता है, शायद लोहा। इस पे सैनकू बोलता है, लोहा जरूरी है, पर अभी नहीं। कुछ और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ताइजू बोलता है, हमेशा की तरह मुझे नहीं पता वो क्या होता है। सैनकू बोलता है, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ कि ताइजू तक को समझ आ जाए। ये वो चीज़ है जो खेल के मैदान में निशान बनाने के काम आता है, और हम ये समुंदर की सीप से बना सकते हैं। अगर हम इन सीप को तोड़ के इनका पाउडर बना दे तो हमारे पास बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ताइजू बहुत सारी समुंदर की सीप इकट्ठा करके उनका पाउडर बना देता है। इसके बाद सैनकू बताता है, हम इसका इस्तेमाल 4 बहुत ज़रूरी चीज़ में कर सकते हैं। पहला, खेती बाड़ी। दूसरा, निर्माण के काम। इसको मिट्टी के साथ मिला के गर्म करें तो हम इसका इस्तेमाल सीमेंट की तरह कर सकते हैं, जो घर बनाने में काम आएगा। और तीसरा, साबुन। समुद्री घास से इकट्ठा किया हुआ सोडियम कार्बोनेट को अगर तेल के साथ मिलाए तो हमें साबुन मिल जाएगी। इस खतरनाक दुनिया में बीमार पड़ने का मतलब है खेल खत्म।
ये छोटी सी चीज हमें खतरनाक कीटाणुओं से दूर रखेगी। ये हमारे जीवन की रक्षा करेगा जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। सुकासा बोलता है, तुम एक अद्भुत आदमी हो और शेर के हमले के वक्त भी तुम बड़े शांत थे। मैं तुम जैसे किसी से नहीं मिला। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। इतने में ताइजू आके बोलता है, तो वो चौथी चीज क्या है? तुमने बोला था कि समुंदर की सीप के 4 इस्तेमाल हैं, पर तुमने हमें 3 के बारे में ही बताया। इस पे सैनकू बोलता है, नहीं, बस 3 ही हैं। मैंने तो 3 ही कहा था। इसके बाद रात को ताइजू और सुकासा लेटे होते हैं, पर सैनकू हथियार बना रहा होता है। अगले दिन सुबह ताइजू फिर सीप इकट्ठा कर रहा होता है। और सुकासा बोलता है कि इस पत्थर की दुनिया में हमारे पास बहुत आज़ादी है। यहाँ कोई किसी चीज के ऊपर अपना दावा नहीं कर सकता, चाहे वो सीप हो या जमीन या पानी। बहुत पहले एक गरीब लड़का अपनी बहन के लिए समुंदर की सीप इकट्ठा कर रहा था। वो अपनी बहन के लिए समुंदर की सीप का हार बनाना चाहता था। उसकी छोटी बहन, जिसका ऑपरेशन चल रहा था, जल परी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक आदमी जिसके पास वहाँ की जमीन का अधिकार था, दारू पिए हुए उस लड़के के पास आता है और उसको इतना मारता है कि कोई उसको पहचान भी ना सके, और बोलता है कि तुम समुंदर की सीप की चोरी कर रहे थे। वो अपनी बहन के लिए कभी सीप का हार नहीं बना पाया। और इतने में सुकासा सामने खड़े पत्थर के आदमी के सर पे एक मुक्का मार के तोड़ देता है। इस पे सैनकू बोलता है, तुमको पता है ना तुमने अभी क्या किया है? भले ही ये एक पत्थर की मूर्ति लग रही थी, पर तुमने एक आदमी को मार दिया। सुकासा बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर सैनकू एक बात बताओ, क्या तुम सबके साथ लालची और बुरे लोगों को भी जिंदा करना चाहते हो? पहले तो ये तुम्हारे आभारी होंगे, पर कुछ समय बाद वो वापस तेरा मेरा करने लगेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों को जिंदा करना चाहिए, जिनका दिल साफ हो? मानवता को पवित्र करने का हमारे पास ये एक मौका है। क्या तुम सहमत हो? और जैसे ही सुकासा एक और आदमी का पुतला तोड़ने जाता है, सैनकू उसे रोक के बोलता है, तुम्हारी बात से मेरा जरा सा भी मन नहीं बदला। मैं ऐसा लड़का हूँ जो स्पेस मैक्स और डोराएमोन जैसी चीज से उत्तेजित हो जाता है। मैं विज्ञान की अद्भुत शक्ति से हर एक आदमी को बचाऊंगा। सैनकू मन में सोचता है, ये हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, और अगर हमने इसको जिंदा ना किया होता तो हम शेर का खाना बन चुके होते। हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। और अब ये बता रहा है कि ये बस युवा को ही जिंदा करना चाहता है। मुझे पक्का पता है, जब तक इसे चमत्कारी पानी बनाने की विधि नहीं पता चलेगी, ये कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे इसे चमत्कारी पानी की गुफा के बारे में पता नहीं चलने देना। इतने में ताइजू आके बोलता है, दोस्तों, अच्छी खबर है। देखो, मुझे एक पूरा मटका भर के गुफा से चमत्कारी पानी मिला। अब हम यूजुरिया को जिंदा कर सकते हैं। सैनकू मन में बोलता है, ओए बावली कांड। सुकासा पूछता है, तुम कौन से चमत्कारी पानी की बात कर रहे हो? सैनकू बोलता है, मैं तुमको इसके पीछे का विज्ञान समझाने में समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुमको सीधा करके दिखाता हूँ। ताइजू यूजुरिया की मूर्ति से बोलता है, आखिरकार तुमको जिंदा करने का समय आ गया। सैनकू बोलता है, धत तेरे की, हमारे पास तो एक आदमी को भी ठीक करने के लिए चमत्कारी पानी नहीं है। जाओ ताइजू, थोड़ा और ले आओ, पर जल्दी लाना। ताइजू बोलता है, अभी लाया। सुकासा ताइजू को रोक के बोलता है, यहाँ सबसे तेज मैं हूँ, तो मेरा जाना बेहतर होगा। बस मुझे ये बता दो कि वो गुफा कहाँ है। सैनकू मन में बोलता है, मुझे पता था तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। एक बार तुमको ये पता चल गया कि वो गुफा कहाँ है, तो तुम वो चमत्कारी पानी खुद के लिए रखने का सोचोगे, ताकि मेरा सबको जिंदा करने का प्लान रोक सको। सैनकू ताइजू से बोलता है, क्या सुकासा गया? ताइजू बोलता है, हाँ बिल्कुल, बिजली की तरह। सैनकू बोलता है, तो चलो चमत्कारी पानी बनाते हैं और यूजुरिया को जल्द से जल्द जिंदा करते हैं, इससे पहले कि सुकासा वापस आ जाए। सुकासा को गुफा मिल जाती है और वो एक बूंद अपनी उंगली पर डाल के देखता है। इसने तो मेरी उंगली को पीला कर दिया। तो चमत्कारी पानी नाइट्रिक एसिड है। ताइजू पूछता है, क्या हो रहा है? तुम तो कह रहे थे कि हमारे पास चमत्कारी पानी कम है। सैनकू जवाब देता है, तुमको सच में लगता है मैं एक गलत साइज का मटका रखूंगा? ताइजू पूछता है, तो तुमने सुकासा को वो लाने के लिए क्यों भेजा? सैनकू बोलता है, मुझे उससे छुटकारा पाना था, यूजुरिया को जिंदा करने से पहले, भले ही इसके लिए मुझे उसको गुफा का पता बताना पड़े। वो ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ बस ताकतवर लोग रहें, और इससे मेरा मन नहीं बदला।
ताइजू बोलता है, ठीक है, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे जाने के बाद कुछ तो हुआ है ना? सैनको जवाब देता है, हाँ, सुकासा एक अच्छा आदमी है और हत्यारा भी। दोनों यूजुरिया पर चमत्कारी पानी डाल देते हैं और यूजुरिया पत्थर की मूर्ति से जिंदा हो जाती है। ताइजू बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। यूजुरिया बोलती है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं काफी लंबे समय से सो रही थी और मुझे लगता है तुमने मुझे बचाया। शुक्रिया। सैनको बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हारे इस मिलन के बीच में बोलने के लिए, लेकिन तुम्हें एक फैसला करना है। उसके आने से पहले तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तो ध्यान से चुनना। पहला विकल्प, तुम दोनों कहीं दूर भाग जाओ रहने के लिए, जितना दूर उतना अच्छा। और दूसरा विकल्प, हम सब मिलकर सुकासा को रोकेंगे हमारी सिविलाइजेशन के हथियारों से। ताइजू बोलता है, इसका सीधा सा जवाब है, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। यूजरिया भी बोलती है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ताइजू बोलता है, अगर सुकासा लोगों को मार रहा है तो। लेकिन सुकासा वहां आ जाता है और बोलता है, तो मैं अब लोगों को मार रहा हूँ, ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं ये नई दुनिया के फायदे के लिए कर रहा हूँ। और अपने हाथों से एक मूर्ति के कुछ टुकड़े गिरा के आगे बढ़ता है। ताइजू सैनको से बोलता है, अगर यहाँ की परिस्थिति बिगड़ती है तो यूजरिया का ध्यान रखना, मैं सुकासा को रोकता हूँ। सैनको बोलता है, तुम पागल हो, इसने अपने हाथों से एक शेर को मारा है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सैनको अपना हथियार निकाल के सुकासा की तरफ एक तीर छोड़ देता है। सुकासा इतनी फुर्ती से घूमता है और तीर को पकड़ के दूर फेंक देता है और साथ में ताइजू पर भी एक वार कर देता है, लेकिन ताइजू उसका हमला रोक लेता है। सुकासा बोलता है, आज तक कोई मेरा हमला झेल के खड़ा नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। ऐसा क्यों? ताइजू बोलता है, मैं किसी को नहीं मारता, तुम मुझे जितना पीटना चाहते हो पीट सकते हो, पर तुमको मूर्तियों को तोड़ना बंद करना होगा, क्योंकि हत्या करना गलत है। बात खत्म। सुकासा बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई सौदा नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए। इस पे ताइजू बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे कितने भी हमले करो, मैं तुम्हें रोकने से नहीं रुकूंगा। सुकासा बोलता है, अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो? ये सुन के ताइजू के सर से खून निकल जाता है और ताइजू बेहोश हो जाता है। सैनको बोलता है, इस बात ने इसको चोट पहुंचाई है और अब ये कुछ दिनों तक नहीं उठेगा। सुकासा बोलता है, तो ठीक है, हम आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। और वहां से चला जाता है। सैनको ताइजू को लात मार के उठाता है, तुम में बस इतना ही दम है? ताइजू उठ जाता है, नहीं, मेरे अंदर बहुत जान बची है और हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो किसी और को मारे। सैनको ताइजू को रोकता है और बताता है कि हम उसे सिर्फ बल की शक्ति से नहीं रोक सकते। इस पत्थर की दुनिया में एक राक्षस को सिर्फ आधुनिक हथियार से ही रोका जा सकता है। इसके बाद सैनको घर का सामान तोड़ के ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वे सुकासा से डर के खाने का सामान लेके भाग गए। ताइजू पूछता है, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? सैनको जवाब देता है, नहीं, पर हम ऐसा दिखाएंगे, अगर हम उसके पता चलने से पहले कुछ हथियार बना लें तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमारा प्लान पता चल गया तो हम हार जाएंगे। और तीनों सामान इकट्ठा करने के लिए हाकुने की तरफ जाने लगते हैं। तीनों एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सैनको अपना सेक्सेंट निकाल के देखता है कि वो कहाँ है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाता। यूजुरिया फिर एक दिशा की तरफ दौड़ती है। सैनको और ताइजू भी उसका पीछा करते हैं और वो तीनों ग्रेट बुद्धा की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो आखिरकार कहाँ पर हैं। यूजुरिया अपनी पुरानी यादों को याद करके रो पड़ती है। तीनों फिर आगे बढ़ते हैं और रात को खाना खाने के बाद आराम के लिए सो जाते हैं। अगले दिन ताइजू सैनको और यूजुरिया को नदी पार करवाता है। इतने में ताइजू की नज़र यूजुरिया के पैर पे पड़ती है, जिसका थोड़ा हिस्सा अभी भी पत्थर खा है। तीनों किनारे पे आके यूजुरिया का पैर ठीक करते हैं। सैनको बोलता है, चलो अब चलते हैं, अगर तुम तीनों को थकान मिटाने वाले पानी में नहाना है तो। सुकासा वापस आकर देखता है सब कुछ टूटा हुआ है और ये हड़बड़ाहट में भागे हुए पैरों के निशान, जिससे ये लगता है कि वो डर के भाग गए। हाँ, तुम यही चाहते हो ना कि मैं ऐसा ही सोचूं? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सुकासा सोचता है, सैनको भागने वालों में से नहीं है, पर उसने ताइजू के बेहोश होने के बारे में झूठ क्यों कहा? मुझे लगता है
वो मुझसे लड़ने के लिए हथियार बना रहा है, लेकिन वो कहाँ गए हैं? सैनको और उसकी टीम गर्म पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। ताइजू खुशी से उछलने लगता है। यूजुरिया बोलती है। यहाँ से तो माउंट फूजी भी बहुत अच्छे से दिखता है। सैनको बोलता है, मत बोलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ताइजू बोलता है, तो वो आधुनिक हथियार क्या है? सैनको बताता है, ये मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार है, बंदूक। हम थोड़ा सा बारूद बनाएंगे। 20 लाख साल पहले स्टोन एज थी। इसके मुकाबले बारूद का आविष्कार अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, लगभग 700 एडी में। तो हम सिविलाइजेशन में 19,98,700 साल आगे बढ़ने वाले हैं। तो उत्साहित हो जाओ दोस्तों। सुकासा अंदाजा लगाता है, शायद हाकुने, अगर उन्होंने बारूद बना लिया तो मैं उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। सैनको ये कर सकता है, तो मुझे उसे रोकना होगा। सैनको बताता है, जापान में बहुत गर्म पानी के झरने हैं, जहाँ से तुम्हें सल्फर आसानी से मिल जाएगा, जो मेन चीज़ है बारूद के लिए। हम सुकासा से लड़ने के लिए अपना खास हथियार बनाएंगे, थोड़ा सा बारूद, ये काम कर देगा। सैनको सल्फर इकट्ठा कर रहा होता है। ताइजू और यूजुरिया गर्म पानी में नहा रहे होते हैं। ताइजू यूजुरिया से बोलता है, मुझे ये बता देना चाहिए कि तुम्हारे मूर्ति बनने के बाद क्या हुआ। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आया था। यूजुरिया बोलती है, हाँ तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। ताइजू बोलता है, पूरे समय जब तक मैं मूर्ति बना हुआ था, मैंने बस ये सोचा कि मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, कुछ भी करके। लेकिन अब सब कुछ बदल गया और मुझे वो बोलना ठीक नहीं लग रहा। और अब ये हमारे ऊपर है सिविलाइजेशन को वापस ठीक करना। जब हम इंसानियत को बचा लेंगे तो क्या तुम मुझे मेरी बात पूरी करने दोगी? यूजुरिया जवाब देती है, हाँ ठीक है, हम दुनिया को वापस ठीक करेंगे, मुझे पक्का पता है। अगले दिन सैनको बताता है, हमारे पास बारूद बनाने की तीनों चीज़ हैं, बस अब इनको मिलाना बचा है। और ये समय है बारूद बनाने की क्लास का। इसके बाद सैनको का किचन दिखाते हैं, जहाँ सैनको बारूद बनाना सिखाता है। बारूद बनाने की पहली चीज़ सल्फर, जो हमें गर्म पानी के तालाब से मिल गई। दूसरा कोयला, जो कि हम लकड़ियाँ जला के जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और तीसरा, जो कि थोड़ा मुश्किल था, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे बनाने में बहुत समय लगता है, पर मैंने कुछ पहले ही बना लिया समय बचाने के लिए। ताइजू बोलता है, नाइट्रेट कहीं तो सुना है। हाँ, नाइट्रिक एसिड, चमत्कारी पानी, ये तुम्हें गुफा से मिला ना? सैनको बोलता है, हाँ सही जवाब मोटी बुद्धि, तुम्हें इसके लिए 10 बिलियन पॉइंट्स मिलते हैं। अब हमको इन सबको मिलाना है और आखिर में थोड़ी अंगूर की मिठास, और अब इसको ठोस होने तक ठोको। ताइजू बोलता है, ठोकना, ये तो मेरा काम लग रहा है। यूजुरिया ताइजू को रोक के बोलती है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, कहीं तुम चिंगारी के साथ धमाका ना कर दो। सैनको बोलता है, पत्थर को पत्थर पे मारने से चिंगारी नहीं बनती। ताइजू पत्थर को मार के देखता है, हाँ तुम ठीक कह रहे थे। फिर सैनको कुछ सोचता है और उसको पता चलता है कि ताइजू की ताकत से तो, लेकिन कुछ करने से पहले ही बारूद चिंगारी पकड़ लेता है और एक बड़ा धमाका होता है। तीनों धमाके से बच जाते हैं। सैनको उठ के बोलता है, दिक्कत की कोई बात नहीं, इससे पता चलता है हमारा बारूद ठीक बना है। यूजुरिया बोलती है, हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी। इस पे सैनको बोलता है, हाँ, बहुत सी प्रयोग की दुर्घटना में बच्चों ने अपने अंग उड़वा दिए, मत बोलो कि ये एक घातक चीज है। यूजुरिया पूछती है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल सुकासा पे करेंगे? सैनको जवाब देता है, नहीं, हम एक सौदा करेंगे। सुकासा कोई मंद बुद्धि हत्यारा नहीं है। ताइजू, तुमको याद है जब तुम उससे लड़ रहे थे, जहाँ सुकासा बोल रहा था कि मैं तुमको चाहे कितना भी मारूं, लेकिन मैं मूर्ति तोड़ना बंद कर दूं। ये तो कोई सौदा नहीं हुआ। दूसरी भाषा में, सही समय आने पर हम उसके साथ सौदा कर सकते हैं। जब तक हमारे पास बारूद है हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर सौदा नहीं हो पाया तो हमें उसको। दूसरी तरफ सुकासा सैनको को रोकने के लिए आ रहा होता है। सुकासा मन में बोलता है, मुझे पता है सैनको क्या कर रहा है, और अगर उसने बारूद बना लिया तो मुझे उसको। दोनों साथ में बोलते हैं, मारना होगा। तीनों मिलके धुएं को बुझा रहे होते हैं और अचानक यूजुरिया की नज़र किसी चीज पे पड़ती है। वो सैनको को आवाज लगाती है। तीनों को एक धुएं का संदेश दिखता है। यूजुरिया पूछती है, क्या ये सुकासा है? सैनको बोलता है, नहीं, ये दूसरी दिशा में है और वो हमें अपनी लोकेशन क्यों बताएगा?
ताइजू पूछता है, तो क्या ये जंगल की आग है? इस पे सैनको बोलता है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये तो मुझे लगता है हमारे धुएं के जवाब में एक संदेश है। विजरिया बोलती है, तुम्हारा मतलब? सैनको बोलता है, हाँ, तो तुम दोनों उत्साहित हो जाओ, क्योंकि यहाँ पत्थर की दुनिया में कोई और भी है। ताइजू और युजरिया अपने धुएं को बुझाने जाते हैं। इस पे सैनको उनको रोक के बोलता है, उसको ऐसा भी लग सकता है कि ये धमाका एक ज्वालामुखी से हुआ है। हमको एक और संदेश भेजना होगा इससे पहले कि वो वापस चला जाए। युजरिया बोलती है, इससे तो सुकासा को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। सैनको जवाब देता है, हाँ, हम सबको अपनी लोकेशन के बारे में बता देंगे। सैनको सोचता है, आग जलाने में खतरा है, लेकिन मुझे सेफ्टी और फ्यूचर में से एक चुनना होगा। ताइजू पूछता है, तो क्या करें, बुझाएं या जलाएं? सैनको बोलता है, चलो जलाते हैं, धुएं का संदेश भेजो। तीनों फिर दोबारा आग जलाते हैं। सैनको ताइजू और युजरिया से बोलता है, हमारा बारूद खत्म हो गया, जो भी चीज जल सके उसे लेके आओ। ताइजू और युजरिया लकड़ियां लेने जाते हैं। सुकासा भी उनके करीब आ जाता है। सुकासा सोचता है, सैनको पक्का बारूद ही बना रहा है। उसने बोला था कि शेल्स के 4 इस्तेमाल हैं, पर उसने 3 के बारे में ही बताया। सैनको ने एक इस्तेमाल इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं एक खतरा बन सकता हूँ। सुकासा को धुआं दिख जाता है। युजरिया लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है और एकदम से सुकासा अपना हथियार उसके गले पे रख देता है। इसके बाद सुकासा युजरिया को कब्जे में करके सैनको के पास जाता है। सैनको सुकासा की तरफ मुड़ के बोलता है, जब कोई एक विज्ञान का इस्तेमाल करके हथियार बनाता है, उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं रहता। लगता है आज तुम कुछ चिड़चिड़े दिख रहे हो। सुकासा जवाब देता है, हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। अगर तुम विज्ञान की मदद से हथियार बना के और पुराने लोगों को जिंदा कर दोगे, वो लोग दोबारा लड़ाई शुरू कर देंगे और ये दुनिया पहले की तरह दूषित हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसको रोकने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़े तो। सैनको जवाब देता है, रोकने से तुम्हारा मतलब है मुझे, जिसको विज्ञान के बारे में पता है, उसको मारना। सुकासा बोलता है, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे चमत्कारी पानी बनाने की विधि बता सकते हो? इस पे सैनको मना कर देता है कि मैं तुम्हारी तरह दयालु नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लॉजिकली देखता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस लड़की के साथ क्या करते हो, यहाँ बहुत सी और लड़कियाँ हैं। इस बात पे सुकासा युजरिया पे हमला करके उसके बाल काट देता है, जिसे देखकर सैनको घबरा जाता है। सुकासा बोलता है, मोल भाव करने की कोशिश मत करो। तुम्हें युजरिया को दफना देना चाहिए था जब ये मूर्ति बनी हुई थी, जहां मैं इसको ढूंढ नहीं पाता और बंधक ना बना सकता। लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तुम खुद को लॉजिकल बोलते हो ना, लेकिन तुम्हारे पास दोस्त हैं जो तुम्हें प्यारे हैं, जिनकी तुम्हें चिंता है, इसलिए मैं जीता। युजरिया बोलती है, बाल काटने के लिए धन्यवाद, इस दुनिया में अब इनकी देखभाल करना आसान है। और सुकासा का हथियार गले पे रखकर बोलती है, इसको विधि मत बताना सैनको, जब तक इसको विधि पता नहीं चलती ये तुमको नहीं मारेगा। मैं इतनी जरूरी नहीं हूँ, लेकिन तुमको जीना होगा सबके भविष्य के लिए। सैनको थोड़ा परेशान और खुश होकर बताना शुरू कर देता है, चमत्कारी पानी नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल को मिला के बनता है। पहले तुमको नाइट्रिक एसिड को 96% शुद्ध शराब के साथ मिलाना होगा, जिसमें 30% नाइट्रिक एसिड होगा और 70% शराब। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये काम नहीं करेगा। सुकासा बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद सैनको, और अब मेरे पास कोई वजह नहीं बची तुमको जीने देने के लिए। दूसरी जगह ताइजू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है और वो देखता है कि अब 3 धुएं के संदेश हैं। ये जरूर हमारे धुएं का जवाब है। अब ये पक्का हो गया कि यहाँ बस हम ही नहीं हैं। इसके बाद एक लड़की को दिखाते हैं जो आग जला के ये धुआं कर रही है। सुकासा युजरिया को दूर फेंक के सैनको के पास जाके कहता है, अगर मैं तुमको जीने दूं, तुम दुनिया को पहले जैसा कर दोगे? क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम ये नहीं करोगे? इस पे सैनको बोलता है, मैं जीने के लिए कोई भी वादा कर सकता हूँ। इस पे सुकासा जवाब देता है, नहीं। विज्ञान के मामले में तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तो इसलिए क्या तुम वादा करते हो कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए तुम विज्ञान को छोड़ दोगे? क्योंकि अगर तुम ये वादा करते हो तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा।
फिर सैनकू की स्कूल लाइफ दिखाते हैं, जहां सैनकू अपनी ड्रीम्स बताता है कि उसको स्पेस में जाना है जल्द से जल्द, और वो पूरा करने के लिए सैनकू साइंस की सारी किताबें पढ़ता है। उसका ये उत्साह देख के उसके पापा अपनी कार बेचकर उसके लिए विज्ञान के बहुत से औजार लाके देते हैं, जिसके बाद सैनकू एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहां वो ताइजू से भी मिलता है। बहुत बार उसके एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं। ताइजू सैनकू को यूजरिहा से मिलवाता है, जो उन तीनों की डॉल्स बनाती है, जिनको वो एक रॉकेट में डाल के लॉन्च करते हैं। रॉकेट तो रास्ते में फट जाता है, लेकिन डॉल्स अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। सुकासा सैनकू से दोबारा पूछता है कि क्या तुम विज्ञान को छोड़ सकते हो? सैनकू जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। सुकासा बोलता है, मैं तुम्हारा जवाब जानता था। सैनकू बोलता है, ये हम दोनों को पता है कि तुम मुझे कभी ना कभी तो मारते, चाहे मैं कैसा भी जवाब देता, लेकिन मुझे एक बार में ही मारना, ताकि मैं तड़प के ना मरूं। सुकासा बोलता है, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी एक ही बार में तोड़ दूंगा, जिससे तुम एकदम बेहोश हो जाओगे और मर जाओगे। ताइजू को भनक लग जाती है, कुछ तो गलत हो रहा है, और वो वापस सैनकू की तरफ दौड़ता है। सुकासा सैनकू से बोलता है, अगर हम इस सब से पहले मिले होते, जब ये दुनिया पत्थर की नहीं बनी थी, तो शायद हम दोस्त होते। और ये बोल के सुकासा सैनकू पर हमला कर देता है। ताइजू वहां पहुंच जाता है, पर उसे देर हो जाती है। ताइजू सैनकू को गोद में लेके रोने लगता है। अपनी आंखें खोलो, कुछ तो कहो सैनकू, तुम ऐसे नहीं मर सकते। इतना सब कुछ करने के बाद तुम ऐसे नहीं मर सकते, बात करो मुझसे। सुकासा बोलता है, मैंने इसको आसान मौत दी है, और मुझे भरोसा है कि तुम इसको अच्छे से विदा करोगे। इस बात पे ताइजू को गुस्सा आ जाता है, जिसे देख के सुकासा चौकन्ना हो जाता है। सुकासा मन में बोलता है, जब तक मैं युजिरिया को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताइजू मुझ पे कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर सैनकू की मौत से ताइजू बेकाबू होकर मुझ पे हमला करता है, तो मुझे इसे भी मारना होगा। तो प्लीज अपना आपा मत खोना। ताइजू सैनकू को नीचे रख के एक पत्थर उठा लेता है। ये देख के सुकासा भी चौकन्ना हो जाता है। युजुरिहा ताइजू से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? ताइजू बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और पत्थर को हवा में फेंक देता है। सुकासा सोचता है, इसने हवा में पत्थर क्यों फेंका? ये एक झांसा है। अच्छी कोशिश थी, पर तुम चाहे कुछ भी करो, तुम हार गए। ताइजू बोलता है, सुकासा को मुझसे खतरा है कि मैं उस पर हमला करूंगा, तो इसलिए वो मुझसे अपनी नज़र नहीं हटाएगा, और इसीलिए इसके पास एक मौका है। युजुरिहा इसका फायदा उठा के बारूद की तरफ भागती है और बोलती है, सुकासा मुझे ताइजू की कमजोरी समझता है, जिसको रक्षा की जरूरत है, और इस दुनिया में उसका ऐसा सोचना ठीक भी है। युजुरिहा बारूद का मटका पकड़ के बोलती है, लेकिन जैसा सैनकू ने बोला था, विज्ञान सभी के लिए खेल के मैदान को बराबर कर देता है। और बारूद का मटका सुकासा की तरफ फेंकती है। सुकासा लात मार के मटका तोड़ देता है, जिसकी वजह से बारूद बिखर जाता है। ताइजू और युजुरिहा दोनों मन में बोलते हैं, सैनकू हमें खाली हाथ छोड़ के नहीं गया। हमारे पास विज्ञान है, उसको याद रखने के लिए। हम तीनों ने वादा किया था कि हम तुमको साथ मिलकर रोकेंगे। अलविदा सुकासा। पत्थर के गिरने के बाद एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन सुकासा धमाके से बच जाता है। ताइजू सैनकू और युजुरिहा को लेके भाग जाता है। ताइजू भागते हुए बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ये खुद कहा था, अगर हम इससे भागेंगे तो साथ में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है तुम जिंदा हो। तुमने तो सिविलाइजेशन को दोबारा बनाना शुरू ही किया था, और तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो अपना काम अधूरा छोड़े। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सुकासा बोलता है, भागने का क्या मतलब? मुझे पता है, मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, खासकर इस दुनिया में जहाँ कोई दवाई नहीं है। ताइजू सैनकू को हार्ड मसाज देता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि वो ठीक कर रहा है या नहीं। फिर वो सोचता है, शायद मुंह से मुंह में सांस देने से। और जैसे ही सैनकू की तरफ बढ़ता है, युजुरिहा ताइजू को रोक के बोलती है, शायद हमें इसकी गर्दन नहीं हिलानी चाहिए, क्योंकि सुकासा ने वही मारा था। सैनकू ने खुद को मेरे लिए बलिदान कर दिया। इसके बाद एक पीछे का दृश्य दिखाते हैं, जहां एक लड़का युजुरिहा से पूछता है, मान लो किसी दुर्घटना में तुम अपने प्यार, अपने दोस्त
या फिर खुद को बचा सकते हो तो तुम किसको चुनोगी? यूजुरिया बोलती है, मैं प्यार और दोस्त के बीच में फंस जाऊंगी। जिसपे सैनकू बोलता है, मैं सबको चुनूंगा, मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जिससे सब बच जाएंगे। वापस वर्तमान में ताइजू बोलता है, सैनकू कभी खुदकुशी वाला रास्ता नहीं चुनेगा और वो किसी का बलिदान भी नहीं देगा। इसने सारा खेल एक ऐसे फैसले पे छोड़ा है जिससे सब बच जाएंगे। बस हमको ये सोचना है कि ये क्या सोच रहा था। इसने कोई तो हिंट छोड़ा होगा। यूजुरिया बोलती है, इसकी गर्दन। जब सुकासा ने मुझको बंधक बना लिया था तब सैनकू सबका ध्यान उसकी गर्दन की तरफ खींच रहा था। मुझे लगता है ये यही चाहता था कि सुकासा इसकी गर्दन पे हमला करे। ताइजू बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। ये गर्दन चटकाने की आदत पहले से नहीं थी, तो ये हर बार ऐसा क्यों करता था? क्या ये हमें कुछ बताना चाहता था? और ताइजू सैनकू की गर्दन देखता है, जिससे उनको पता चलता है कि सैनकू की गर्दन का कुछ हिस्सा अभी भी पत्थर का है। ताइजू बोलता है, रुको, जब हमने तुम्हारा पैर पत्थर से ठीक किया था, सैनकू ने कुछ बोला था कि ठीक होने की प्रक्रिया में दरारें भी भर जाती हैं। इसके बाद यूजुरिया ताइजू को चमत्कारी पानी देती है। ताइजू पानी सैनकू की गर्दन पर डाल देता है और बोलता है, जैसे इसने तुम्हारा पैर ठीक किया था, शायद ये इसकी गर्दन भी ठीक कर दे। पानी डालने के बाद पत्थर टूट जाता है और ताइजू चिल्लाता है, उठो सैनकू, मुझे पता है तुम जियोगे। तुम खुद को ऐसी जगह नहीं मरने दोगे। तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। वापस आ जाओ सैनकू। इसके बाद वापस वो दृश्य दिखाते हैं जब सैनकू पत्थर की मूर्ति बना हुआ था और हर एक पल गिन रहा था, जहां वो ये सोच रहा था कि पता नहीं कितनी वसंत की ऋतु बीत गई, लेकिन मुझे शुरुआत वसंत में ही करनी होगी अगर जीना है तो। नाइट्रिक एसिड की बूंद गिरने के बाद उसके ऊपर का पत्थर टूट जाता है और काफी लंबे समय के बाद आखिरकार वो उठ जाता है। और उठने के बाद वो अपने आसपास की जगह का मुआयना करने की सोचता है। वो अपने ऊपर के पत्थर को भी इकट्ठा करके रखता है ताकि बाद में इनका परीक्षण कर सके। इतने में कुछ बंदर वहां आ जाते हैं, जो ये देखते हैं कि ये कौन सी नस्ल का बंदर है, और सैनकू को इतना चिकना देख के डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई बंदर नहीं है जिसके शरीर पर एक भी बाल ना हो। इसके बाद सैनकू कुछ पत्ते लपेट के वहां से चला जाता है और ये हिसाब लगाता है कितना समय बीत गया और एक पेड़ पे वो आज की तारीख लिख देता है। इसके बाद सैनकू लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है। दूसरे बंदर सोचते हैं, इसको काफी समय हो गया लकड़ी को घिसते हुए, और बोलते हैं शायद ये नया बंदर बेवकूफ है, चलो घर चलते हैं। लेकिन सैनकू आग नहीं जला पाता। इसके बाद सैनकू कुछ पत्थर इकट्ठा करके पत्थर के ऊपर पत्थर मारता है। ये देखकर बंदर दोबारा बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, पक्का ये बंदर बेवकूफ है। काफी सारे पत्थर तोड़ने के बाद सैनकू ये सीख जाता है कि पत्थर का इस्तेमाल कैसे करना है और हर पत्थर का अलग इस्तेमाल है। और इसके बाद इन सब से सैनकू पत्थर के औजार बना लेता है। इसके बाद सैनकू कुछ बेलों की रेशे निकाल के उनको आपस में घुमाने लगता है। इस चीज को देख के बंदर बोलते हैं, अब ये कुछ घुमा रहा है। दूसरा बंदर बोलता है, इसका दिमाग भी इसके शरीर की तरह चकाचक है। और ऐसा करके सैनकू रस्सी बना लेता है, जिसकी मदद से सैनकू आग जला पाता है, जिसको देखकर बाकी के बंदर डर जाते हैं। सैनकू एक हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है पर शिकार नहीं कर पाता। इसके बाद सैनकू जाल की मदद लेकर जाल बिछा के शिकार करता है, जिसमें वो सफल भी होता है। धीरे धीरे करके सैनकू घर, घड़े, बर्तन और कपड़े बना लेता है। अब सैनकू के पास जीने के लिए सभी साधन हो जाते हैं और सैनकू बाहर आके अपना परिचय बंदर को देता है। लेकिन बंदर ये देख के डर जाते हैं कि ये अब पहले की जैसा चिकना नहीं रहा। सैनकू बोलता है, मैं अपनी प्रजाति का एक ही हूँ इस ग्रह पे। मैं एक इंसान हूँ। मैं एक आधुनिक सिविलाइजेशन को बिल्कुल शुरू से बनाऊंगा और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सैनकू अपने लिए खाना लेके आता है पर अकेले सारा काम करने की थकान से गिर जाता है। खुद को जिंदा रखने की वजह से वो विज्ञान में कोई प्रगति नहीं कर पाता। सैनकू फिर भारी काम करवाने के लिए किसी को ढूंढने के लिए जाता है। सैनकू अपने उठने की जगह के पास वाली मूर्ति को बाहर निकालना शुरू करता है और किस्मत से उसको ताइजू की मूर्ति मिलती है।
इसके बाद सैनकू अपना पहला विज्ञान का प्रोजेक्ट शुरू करता है। सैनकू बोलता है, मेरी तरह उठने में तुमको क्या लगेगा, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दुनिया को 3700 साल पहले किसने पत्थर का बनाया था। सैनकू 3 अंदाजे लगाता है। पहला ये कि ये किसी एलियन का काम है, दूसरा ये किसी मिलिट्री का खुफिया हथियार था, और तीसरा ये कोई नया वायरस था जिसने सबको पत्थर का बना दिया। लेकिन एक बात तो पक्की है, इसने बस इंसानों और चिड़ियों को ही पत्थर का बनाया है। ये विज्ञान के लिए भी बिल्कुल नई चीज है, मुझे इसका पता लगाना होगा। तो उत्साहित हो जाओ। इसके बाद सैनकू सोचता है कि मैं पत्थर की मूर्ति से कैसे आज़ाद हुआ। क्या ये बस खराब हो गया था? अगर ऐसा होता तो ऊपर की सतह सबसे पहले टूटती, लेकिन मूर्ति बने लोग तो ऊपर से नीचे तक पत्थर के हैं। पर मेरे लिए ऊपर की सतह पत्थर की रही और बाकी का शरीर वापस ठीक हो गया। इसमें बाहर की किसी चीज का तो योगदान है जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ। इसके बाद उसको एक चमगादड़ दिखता है जो उसके पास से उड़ के सामने की गुफा में जाता है। सैनकू बोलता है, वहाँ कुछ तो है। गुफा में पहुंच के उसको नाइट्रिक एसिड बूंद बूंद करके गिरता हुआ दिखता है। सैनकू अपनी गर्दन का उस हिस्से का बाल तोड़ता है जो अभी पत्थर का है और उसको नाइट्रिक एसिड की बूंद के नीचे कर देता है। थोड़ी देर बाद बालों का पत्थर टूट जाता है। फिर सैनकू एक मटके में नाइट्रिक एसिड इकट्ठा करके ताइजू के ऊपर गिराता है, पर कुछ नहीं होता। फिर सैनकू नाइट्रिक एसिड चिड़िया पे और बहुत से लोगों पे गिरा के बोलता है, ये किसी और पे काम क्यों नहीं कर रहा? मुझ में और दूसरों में क्या फर्क है? सोचो सोचो। हाँ, मैं सोच रहा था। पूरे 3700 साल मैं होश में था। एक दिमाग दिन में 400 कैलोरीज बर्न करता है। इसका मतलब इतने सालों में मैंने 2 टेरा जूल्स बर्न करी होगी। लेकिन वो एनर्जी आई कहाँ से? आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में बताया था कि एनर्जी एंड मास हैव इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इसका मतलब हमें एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए, तो मुझे ये पता करना होगा कि मुझे वो एनर्जी कहाँ से मिली। तो शायद सबको ठीक करने का तरीका भी मिल जाए। मुझे सब कुछ करके देखना होगा जो मैं सोच सकता हूँ। काश मेरे पास कुछ नाइटल होता, लेकिन उसके लिए तो शराब चाहिए। मुझे बस कोशिश करते रहना होगा। इसके बाद सैनकू ताइजू की मूर्ति नाइट्रिक एसिड की बूंद के नीचे रख देता है और बोलता है, मुझे पता है तुम होश में हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम नहीं जानते कि कब हार माननी है। और दूसरे सीन में ताइजू बोलता है, उठो सैनकू। फिर दोनों साथ में बोलते हैं, मैं तुम्हारा आखिरी समय तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। ताइजू वापस आ जाओ। सैनकू वापस आ जाओ। और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। ताइजू और यूजिरिहा सैनकू की आवाज सुनते हैं। ये तूफान एक अच्छा जरिया था छुपने का, लेकिन अब अपनी आवाज धीरे रखना, कहीं सुकासा ना सुन ले। ताइजू और यूजिरिहा घूम के बोलते हैं, तुम ठीक बोल रहे हो, वो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। दोनों अचानक वापस घूम के सैनकू को खड़ा देखते हैं। सैनकू बोलता है, मैं तुमसे प्रभावित हुआ कि तुमने मेरी गर्दन पर ध्यान दिया, जबकि मैंने तुमको कोई भी हिंट नहीं दिया था, और इस सोच पर तुम दोनों को 10 बिलियन पॉइंट्स मिलते हैं। ताइजू खुश होके सैनकू की झप्पी ले लेता है। सैनकू ताइजू को लात मार के दूर कर देता है। क्या तुम मेरे शरीर को चकनाचूर करना चाहते हो? इसके बाद यूजिरिहा सैनकू को एक कपड़ा देती है जिसपे वो बताती है, मैंने एक रॉकेट बनाया है जो कि एक विज्ञान के झंडे जैसा है, और ये तुम्हारी गर्दन सीधी रखने के भी काम आएगा। सैनकू बोलता है, मुझे पक्का पता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पत्थर से दोबारा ठीक होने की प्रक्रिया कमाल की है। ताइजू बोलता है, पहले तो हमें ये पत्थर में बदलना एक श्राप जैसा लग रहा था, लेकिन इस बार इसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। जैसा तुमने साबुन बनाते हुए बोला था, पत्थर से दोबारा ठीक होना एक नई जिंदगी दे सकता है इस पत्थर की दुनिया में जहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है। ये डॉक्टर स्टोन है। इस बात पे सैनकू सोचता है कि ये अजीब तो है, जब हम पत्थर के हिस्से को ठीक करते हैं उसके आसपास का हिस्सा भी उस प्रक्रिया में ठीक हो जाता है। मैं इतने समय से सोच रहा हूँ कि किसने हम पे हमला किया, और क्या वो एक हमला था भी? इसके बाद तीनों अपने निशान मिटा रहे होते हैं और यूजिरिहा एक टूटी हुई मूर्ति से बोलती है, जैसे चमत्कारी पानी ने सैनकू की गर्दन ठीक कर दी, शायद ये तुमको भी ठीक कर दे। अगर हम तुमको जोड़ के चमत्कारी पानी डाले तो
सैनकू बोलता है, मैंने ये करके देख लिया, लेकिन उनके अंग नहीं जुड़े और वो एक लाश बनके रह गए। इसके पीछे कोई तो कारण होगा कि ये उन पे काम क्यों नहीं किया। और सैनकू को कुछ सूझता है। इसके बाद सैनकू यूजिरिहा से बोलता है, तुम क्राफ्ट्स की एक होनहार सदस्य हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खतरनाक काम है। काम सुन के यूजिरिहा परेशान हो जाती है, लेकिन यूजिरिहा बोलती है, मैं करूँगी। ताइजू बोलता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। यूजिरिहा बोलती है, मैं कह रही थी कि तुम और मैं सुकासा से जाके मिलते हैं। ताइजू बोलता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम पागल हो? वो बहुत खतरनाक है। उसने सैनकू को मार दिया था। मतलब वो मरा नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता तो है। सैनकू बात काटते हुए बोलता है, इस ही चीज का हम लाभ उठाएंगे। उसको लगता है मैं परलोक सिधार गया। अगर तुम दोनों सुकासा के साम्राज्य में जासूस बन के जाओ तो इसका हमें इस लड़ाई में बहुत फायदा होगा। मैंने यूजिरिहा को मिशन के बारे में बता दिया। और ताइजू, तुमको बस यूजिरिहा की रक्षा करनी है। ताइजू बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। सुकासा चमत्कारी पानी का इस्तेमाल करके जवान लोगों की ऐसी फौज बनाएगा जो इस दुनिया पे राज करेगी। सुकासा को रोकने के लिए हम अपनी क्रांतिकारियों की फौज बनाएंगे जो विज्ञान के हथियार से लड़ेगी। ताइजू और यूजिरिया पूछते हैं, तुम ये अकेले कैसे करोगे? क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। और अब नाइट्रिक एसिड की गुफा पे सुकासा का कंट्रोल है, तो तुम बारूद भी नहीं बना सकते और ना ही चमत्कारी पानी, ताकि किसी और को जिंदा कर लेते। सैनकू बोलता है, इसका सीधा सा जवाब है, मैं उनको ढूंढूंगा जिसने धुएं का संदेश भेजा था और उन्हें अपनी तरफ लाऊंगा। इसके बाद तीनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके सुकासा पे आता है। सुकासा बोलता है, मुझे पता है तुम पिछले 2 मिनट से मेरा पीछा कर रहे हो, तो बताओ तुम कौन हो? इसके बाद एक लड़की निकल के आती है जिसने हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। सुकासा बोलता है, क्या ताइजू और यूजिरिहा ने इसको जिंदा किया है? और क्या ये कहीं और से आई है? लड़की पास आके मुस्कुराती है और अपना हथियार निकाल के सुकासा पे हमला करती है। सुकासा बोलता है, ये तो ठीक नहीं है। जब तुम किसी से पहली बार मिलो तो बोलते हैं मिलके अच्छा लगा। लड़की बोलती है, अपना मुंह बंद करो, तुम अब हेलो नर्क में जाके बोलना। और सुकासा पे हमला करती जाती है, पर सुकासा आसानी से सभी हमलों से बचता रहता है। लेकिन लड़की के एक हमले से सुकासा चौंक जाता है कि इतनी कम उम्र में इतना हुनर। लड़की बोलती है, मैंने सब कुछ देख लिया कि कैसे तुमने उस लड़की को बंधक बना के उस लड़के को मार डाला। अब नर्क में जाके उस जादूगर से माफी मांगना। और दोबारा सुकासा पे हमला करती है, पर सुकासा लड़की का चाकू अपनी 2 उंगली से रोक लेता है। सुकासा पूछता है, कौन जादूगर? लड़की बोलती है, उसने तुमको अपने जादू में लपेट लिया था और तुमको नहीं पता वो कौन है, काला पाउडर जिससे पहाड़ का क्रोध उत्पन्न हुआ था। सुकासा सोचता है, पहाड़ का क्रोध? क्या इसका मतलब धमाके से है? इसका मतलब तुम पुनर्जीवित लोगों में से नहीं हो। तुम कौन सी पीढ़ी से हो? लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। सुकासा सोचता है, शायद ये प्रिमिटिव जनजाति से है जिनको विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आसानी से इन पे राज कर सकता हूँ और इनको मार सकता हूँ। अभी इन पे हमला करना ठीक नहीं है। अभी मेरा पहला काम नाइट्रिक एसिड की गुफा पे कब्जा करना है। ताइजू और यूजिरिहा को बारूद बनाना आता है, तो मुझे गुफा पे उनसे पहले पहुंचना होगा। और लड़की से अलविदा बोल के उस पे पेड़ गिरा देता है। सैनकू पेड़ को गिरता हुआ एक पहाड़ी पे से देख लेता है और उसकी तरफ भागता है। लड़की बोलती है, ये तो तुम हो जादूगर, तुम जिंदा हो? सैनकू बोलता है, बोलना बंद करो, अपने बारे में बाद में बताना। क्या तुम रात तक टिक पाओगी? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुमको बचा लूंगा, लेकिन अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाली हो तो मैं इस पेड़ को बचे हुए बारूद से उड़ाने का खतरा ले लूंगा। तो ये तुम फैसला करोगी। तो बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। लड़की बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं रात तक टिक सकती हूँ। इसके बाद सैनकू कुछ पुली और रस्सी बनाने लगता है। लड़की पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? सैनकू जवाब देता है, इसको विज्ञान कहते हैं। इसका आविष्कार आर्किमिडीज ने किया था। ये मुझ जैसे दुबले पतले लड़के को शक्तिमान बना सकता है। इसको कंपाउंड पुली कहते हैं। और रस्सी का एक छोर पकड़ के नीचे कूद जाता है, जिससे पेड़ उठ जाता है। ये देख के लड़की बोलती है, ये तो अद्भुत है, जिस तरह से तुमने परेशानी को समझा और इसका हल निकाला। शायद अब मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। मेरा नाम
कोहाकू है और सच बताऊं तो तुम मुझे पसंद आए। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।